गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड, जिसमें हमने कल त्रिविम समावता के बारे में बात की थी, त्रिविम समावयवियों के बारे में बात की थी और त्रिविम समावयवियों के रूप में हमने कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स यानी कि संरूपण समावयवियों के बारे में डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया अभिविन्यासी या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो अभिविन्यासी समावयव को भी हम दो कैटेगरी में, ज्यामितीय समावयवता और आगे हम प्रकाशिक समावता की बात करने जा रहे थे। प्रकाशिक समावता में हमने शब्दावली, कुछ शब्दों को, पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की। उसके अलावा हमने बात की प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ फार्मूला जो यूज़ में लिया जाता है प्रकाशिक समावता के अंदर हम यूज़ में लेंगे उनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर होता है, हमें त्रिविम समावता जो है वो 3 डायमेंशनल अप्रोच में होती है, त्रिविमीय व्यवस्था को दर्शाती है। तो हमको एक द्विविमीय पेपर के ऊपर या द्विविमीय बोर्ड के ऊपर हमें त्रिविम समावता को दर्शाना है, तो इसको दर्शाने के लिए कुछ विशेष सूत्रों को प्रयुक्त किया जाता है, कुछ संकेतों को प्रयुक्त किया जाता है, फॉर्मूला को यूज़ में लिया जाता है। तो उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है फ्लाइंग वेज फार्मूला। फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या है? यह सूत्र अणु की त्रिविमीय व्यवस्था को दर्शाता है। इस सूत्र में 2 संयोजकताओं को सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। जो सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती है संरचना बंध, वो एक ही पेपर के तल में उपस्थित होते हैं, जबकि इसके अंदर जो बाकी जो संयोजकताएं होती है उनको ठोस अथवा टूटी हुई रेखाओं द्वारा यानी कि सॉलिड वेज और ब्रोकन वेज के द्वारा दर्शाया जाता है। ठोस वेज यानी कि सॉलिड वेज के ऊपर जो गहरा वेज बनाया जाता है बॉन्ड के लिए, वह दृष्टा की ओर के समूह को दर्शाता है, जबकि जो ब्रोकन वेज है, जो अंशांकित वेज है या अंशांकित रेखा है, वह दृष्टा से दूर के समूह को दर्शाती है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इस सूत्र में अणु की त्रिविमीय व्यवस्था को दर्शाने के लिए 2 रेखाएं बनाई जाती है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। ये जो बिंदु का क्रॉस सेक्शन है जिस पर वो काट रही है, वो किरेल परमाणु को दर्शाता है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके ऊपर जो समूह उपस्थित होते हैं, चाहे वो क्रियात्मक समूह है या वो चेन है पूरी, वो नीचे की ओर विपरीत सिरे पर स्थित समूह को लिखा जाता है। रेखा जो है वो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइंस जो होती है वो दृष्टा की ओर जो समूह इंगित होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं, उनको दर्शाती है। और जो ऊपर की ओर समूह है उसको वर्टिकल रेखा का जो ऊपरी सिरा है उसके ऊपर मुख्य क्रियात्मक समूह को दर्शाया जाता है, और बाकी जो श्रृंखला है वो नीचे वाले सिरे के ऊपर दर्शाई जाती है। और ये जो समूह होते हैं वो दृष्टा की ओर पाए जाते हैं, दृष्टा की ओर इनको दिखाया जाता है। दृष्टा की ओर नहीं, इसके ऊपर जो समूह होते हैं वो दृष्टा से दूर होते हैं। यानी कि अगर आप ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर जो समूह दर्शा रहे हो, उसका मतलब वो समूह कहाँ उपस्थित है, वो पेपर के प्लेन के नीचे या बोर्ड के प्लेन के पीछे उपस्थित है। दूसरा अपन बात करें, जो क्षितिज रेखा बनाई जाती है, जो क्रॉस सेक्शन बना है, तो एक खड़ी रेखा और एक तिरछी रेखा है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है, उस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो समूह उपस्थित होते हैं वो दृष्टा की ओर इंगित करते हैं, जबकि वर्टिकल लाइन के ऊपर जो समूह उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, दृष्टा से दूर उपस्थित होते हैं। या अपन कहें कि जो वर्टिकल लाइन पर है वो पेपर के प्लेन के नीचे है, और जो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो समूह उपस्थित है वो दृष्टा की ओर है, या अपन कहें कि पेपर के प्लेन के ऊपर है। अगर बोर्ड की बात करेंगे तो वो बोर्ड के पीछे है, और वर्टिकल लाइन के ऊपर जो समूह है बोर्ड के पीछे है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो समूह है बोर्ड के आगे है। तो इस तरह से हम जो हैं व्यवस्था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के थ्रू
थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल का उसको हम दर्शा सकते हैं। जैसे किरैल कार्बन युक्त यौगिक समानता प्रकाशिक सक्रिय होते हैं या ध्रुवण गुणक होते हैं, परंतु किरैल कार्बन का होना ही प्रकाशिक समानता के लिए आवश्यक नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किरैल कार्बन होगा तो प्रकाशिक सक्रियता होगी, और ना ही ये एक सफिशिएंट थिंग है कि किरैल कार्बन होने पर प्रकाशिक सक्रियता आवश्यक रूप से हो ही इसके लिए। यानी कि किरैल कार्बन का होना ना तो आवश्यक है ना ही पर्याप्त है प्रकाशिक सक्रियता के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। जैसे हम बात करें मीसोटार्ट्रिक एसिड, मीसोटार्ट्रिक एसिड के अंदर हम देखते हैं कि 2 किरैल कार्बन होते हैं, परंतु यह यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर समिति का तल, समिति के तल क्या होता है या समिति तत्व क्या होते हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मीसोटार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर एक समिति का तल पाया जाता है जिसे सिग्मा तल कहा जाता है, और सिग्मा तल की उपस्थिति के कारण यह यौगिक जो मीसोटार्ट्रिक यौगिक है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पे मीसोटार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर दर्शाया गया है और उसके अंदर एक लाइन बनाकर सिग्मा प्लेन को दर्शाया गया है। ये सिग्मा प्लेन जो है मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल हाफ में 2 समान अर्धांशों के अंदर विभक्त करता है। ये दोनों जो अर्धांश है वो एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, कंप्लीटली ओवरलैप हो जाता है एक रूप दूसरे रूप पे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यदि नॉन सुपर जो मॉलिक्यूल को यदि हम एक प्लेन के थ्रू काटें और ये मॉलिक्यूल यदि 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बाइसेक्ट हो और ये दोनों आइडेंटिकल हाफ यदि एक दूसरे की मिरर इमेज हो तथा एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हो, तो ये जो दोनों ऐसा यौगिक जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग कायरल कार्बन। बल्कि हालांकि इनके अंदर किरैल कार्बन उपस्थित है लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसकी जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है वो मीसोटार्ट्रिक एसिड के अंदर वो उसके समिति के तल, कोई भी समिति का तत्व, जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे समिति अक्ष, समिति तल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ सिमेट्री, समिति केंद्र, इन्वर्जन सेंटर जिसे हम कहते हैं, और ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एकांतरित अक्ष समिति, इन सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने 12th में भी इसको पढ़ा है। तो आगे हम बात करते हैं समिति के तत्व। समिति के तत्व क्या है? अणु में उपस्थित वो एंटिटी जिसके सापेक्ष यदि कोई संक्रिया, कोई ऑपरेशन किया जाए और उस ऑपरेशन, उस संक्रिया का रिजल्ट यदि मॉलिक्यूल का इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन हो, अविभेदित अभिविन्यास, तो अविभेदित विन्यास यदि किसी संरचना के सापेक्ष संक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है, तो जिस संरचना के सापेक्ष आपने संक्रिया की वो समिति का तत्व कहलाती है, तथा जो ऑपरेशन किया जाता है, जो संक्रिया की जाती है उसे सिमेट्री ऑपरेशन कहा जाता है, समिति संक्रिया उसे कहा जाता है। तो अणु में जो विभिन्न प्रकार की एंटिटी हो सकती है या कहें कि विभिन्न प्रकार के समिति के तत्व जो हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला समिति तल हम डिस्कस करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर हम बात करेंगे समिति केंद्र, अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AXIS, EX लिख दिया, गलत है ये। समिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर एकांतरित अक्ष समिति, ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समिति तल, सिग्मा प्लेन। यदि किसी अणु को, मैं पहले ही अभी मीसोटार्ट्रिक एसिड में हमने डिस्कस किया है, यदि किसी अणु को किसी तल के सापेक्ष काटने पर वो अणु 2 समान भागों में विभक्त हो जाता है जो एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु एक दूसरे तथा साथ ही एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, तो जिस तल के सापेक्ष अणु को काटा गया वह समिति के तल होगा और इसे सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे सिग्मा तल भी कहा जाता है। जैसे जल के अणु में यदि हम बात करें तो जल का अणु एक वी शेप्ड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो वी शेप्ड मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन से गुजरता हुआ जो तल है, उस तल के सापेक्ष यदि जल के अणु को काटा जाए तो
आधी ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और आधी ऑक्सीजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन रह जाएगा, यानी कि आइडेंटिकल हाफ्स में बाइसेक्ट होगा। यदि हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑपरेशन करें, यदि इनके प्रतिबिंब बनाएं तो समतल दर्पण प्रतिबिंब ये दोनों एक दूसरे के अर्धांश होंगे और ये अर्धांश जो है एक दूसरे पर पूर्णतया अध्यारोपित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल में एक सिग्मा प्लेन उपस्थित है। इसी तरह से हम बात करें BF3 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल में भी आप देख सकते हैं कि एक तल है जो कि बोरोन और फ्लोरीन से होकर गुजर रहा है। ये तल भी मॉलिक्यूल को दो अर्धांशों में विभक्त कर रहा है, समान अर्धांशों में, जो एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब है तथा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं। इसी प्रकार बेंजीन में भी दो अपोजिट कोनों पर उपस्थित जो कार्बन है उनसे गुजरने वाला जो तल है वो मॉलिक्यूल को दो समान भागों में विभक्त करता है। इसका आंसर यह तल भी सममिति का तल होगा। बात करते हैं सममिति अक्ष, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, AXIS, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यदि किसी अणु को उससे गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाए और उसके कारण यदि अविभेदित विन्यास प्राप्त होता है तो अक्ष जिसके सापेक्ष घूर्णन किया जाता है वह सममिति की अक्ष होगी, तथा जो घूर्णन है, घूर्णन सममिति ऑपरेशन कहलाता है या सिमेट्री ऑपरेशन ये कहलाता है। तो सममिति अक्ष जल के अणु के अंदर हम दर्शा सकते हैं, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल, उसमें ऑक्सीजन से गुजरने वाली जो एक्सेस है उसके अराउंड यदि मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के ऊपर घुमाया जाए, 180 डिग्री पर यदि घुमाया जाए तो अविभेदित विन्यास प्राप्त होता है। अविभेदित विन्यास का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल को यदि घुमाया जाता है तो हमें हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि कोई परिवर्तन हमें प्रतीत नहीं होता, अविभेदित विन्यास प्राप्त होता है। यदि 180 डिग्री एंगल के ऊपर घुमाया जाए तो जल में C2 एक्सेस उपस्थित होती है, या उसे अपन कहते हैं टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सममिति उसे कहा जाता है, C2 अक्ष उसे कहा जाता है। क्यों C2? n की वैल्यू Cn से दर्शाया जाता है, और n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? 360 बाय एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि यहाँ पे आपने 180 डिग्री पर घुमाने पर आपको अविभेदित विन्यास प्राप्त हो रहा है, तो 360 बाय 180 कितना हो जाएगा? 2। तो C2 एक्सेस यहाँ पे हो गई। जैसे BF3 का मॉलिक्यूल है, BF3 का मॉलिक्यूल एक समतल त्रिकोणीय अणु है जिसके अंदर बोरोन तथा तीनों फ्लोरीन एक ही तल में उपस्थित होते हैं। इसके परपेंडिकुलर, बोरोन से गुजर, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत अक्ष जो बोरोन से होकर गुजर रही है, उस अक्ष के सापेक्ष यदि अणु को घुमाया जाए तो हमें पुनः अविभेदित विन्यास प्राप्त होता है। और हम कहते हैं कि आपने घुमाया कितने डिग्री पर? 120 डिग्री पर यदि घुमाते हो तो फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन जो है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं और अविभेदित विन्यास आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे रोटेशन कितना? 360 बाय 120 दैट विल इक्वल टू 3। तो यहाँ पे C3 अक्ष उपस्थित है जिसे अपन सममिति अक्ष कहते हैं। इसे 3 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। बेंजीन के अंदर यदि हम देखें, बेंजीन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे C6 एक्सेस भी उपस्थित है और C2 एक्सेस और C3 एक्सेस भी उपस्थित है, यानी कि बेंजीन के अणु को यदि सेंटर से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष 60 डिग्री एंगल पर घुमाया जाता है तो हमें अविभेदित विन्यास प्राप्त होता है। इसी तरह सेंटर से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष यदि बेंजीन मॉलिक्यूल को 120 डिग्री एंगल पे भी घुमाया जाता है तो भी हमें अविभेदित विन्यास प्राप्त होता है, यानी कि बेंजीन में C3 एक्सेस भी उपस्थित है। बेंजीन में एक और एक्सेस उपस्थित होती है, यहाँ पर जो C2 एक्सेस दर्शाई गई है, यानी कि ये C6 एक्सेस C2 एक्सेस तथा C3 एक्सेस के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी कि वही अक्ष C2 एक्सेस भी हो सकती है, वो C3 भी हो सकती है और वो C6 भी हो सकती है। तो हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों के अंदर C2 एक्सेस और विभिन्न प्रकार के अक्षों को दर्शा सकते हैं जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। अब बात करते हैं सममिति केंद्र या इन्वर्जन सेंटर क्या होता है। तो अणु के केंद्र में यदि कोई रेखा खींची जाए
और उस रेखा को यदि विपरीत दिशा में समान दूरी तक बढ़ाया जाए और रेखा समान परमाणुओं से यदि मिलती है या समान परमाणुओं के समूह से यदि मिलती है तो जिस बिंदु के सापेक्ष रेखा खींची जाती है वह बिंदु सममिति का केंद्र कहलाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री उसे कहा जाता है, उसे इन्वर्जन सेंटर भी कहा जाता है। तो जैसे कि हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का केंद्र यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर C सेंटर में होता है और दोनों ऑक्सीजन जो है वो लीनियरली अरेंज्ड रहती है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन से के अंदर सेंटर पॉइंट जो है उसके सापेक्ष यदि सीधी रेखा खींची जाती है तो वो समान दूरी तथा विपरीत दिशा में ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलती है। इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। इसी तरह से सिस डाइक्लोरोएथीन की यदि ट्रांस डाइक्लोरोएथीन की यदि हम बात करें तो ट्रांस डाइक्लोरोएथीन में भी आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्लोरीन जो है वो उपस्थित होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में यदि लाइन खींची जाए तो 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलेगी, या अपन देखें कि सेंटर से यदि लाइन खींची जाए तो 2 अपोजिट कॉर्नर पर वो कार्बन से मिलेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांस डाइक्लोरोएथीन में भी जो है सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, सममिति का केंद्र उपस्थित है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। टार्ट्रिक एसिड के सार सूत्र सममिति को केंद्र को दर्शाइए, और यहाँ पे एकांतरित अक्ष सममिति अपन बात करते हैं। अगला पॉइंट ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एकांतरित अक्ष सममिति को ज्ञात करने हेतु अणु पर एक के बाद एक सममिति संक्रियाएं की जाती है। 2 सिमेट्री ऑपरेशन सब्सिक्वेंटली कैरिड आउट किए जाते हैं। तो इसमें जैसे कि डाईएथिलीन ट्रांस डाइक्लोरोएथिलीन को 180 डिग्री पर घुमाने पर हमको जो है देखिए एक संरचना प्राप्त हो रही है। उसको यदि इसके परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर यदि इसको पुनः रिफ्लेक्शन किया जाए तो मिरर जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर रखा है तो ऊपर वाला क्लोरीन नीचे दिखाई देगा, नीचे वाला क्लोरीन ऊपर दिखाई देगा। तो हमको एक स्ट्रक्चर जो प्राप्त होगा वो पहले वाले स्ट्रक्चर के समान है, इंडिस्टिंक्सिबल है, अविभेदित है। इस कारण से इसे अपन कहेंगे कि सीट जिस एक्सिस के अराउंड हमने रोटेशन किया उसे ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री किया। जैसे सममिति अक्ष में क्या होता है, सममिति अक्ष में हम देखते हैं कि जिस एक एक्सिस के अराउंड आपने घुमाया किसी एंगल पर और आपको अविभेदित विन्यास प्राप्त हो गया। यहाँ ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में या एकांतरित अक्ष सममिति में ऐसा नहीं है। पहले आपने 180 डिग्री पर घुमाया, उससे आपको अविभेदित विन्यास प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब आपने 90 डिग्री एंगल के ऊपर रिफ्लेक्शन किया, 90 डिग्री एंगल पर जब आपने मिरर रखा, उसका प्रतिबिंब प्राप्त किया, तो उस कंडीशन के अंदर जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो जो है वो प्रारंभिक स्ट्रक्चर से अविभेदित है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये जो एंगल जहाँ पर आप जो एक्सिस है जिसके अराउंड आपने 180 डिग्री को घुमाया वो सममिति की अक्ष नहीं है पर ये ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये एकांतरित अक्ष सममिति को दर्शाती है। टार्ट्रिक अम्ल में भी एकांतरित अक्ष सममिति को इसी प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। अगली क्लास फिर डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।